Hello and welcome to Learn with Hema's class. I am Khushi. Today in this video, we shall learn some basic concepts of biology which are a prerequisite for Science 2, Chapter 1, Heredity and Evolution of Grade 10. एक बार अगर आपने इस कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो समझो फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस 2 आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, या आप कह सकते हैं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा सो इट कैन हेल्प देम। सो मूविंग ऑन विथ चैप्टर, आज के हमारे गोल हैं इन कॉन्सेप्ट्स को जानना: डीएनए, जीन, हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, alleles, chromosomes, homozygous, heterozygous, characters and traits. So let's start with first, as the name, heredity and evolution. What is heredity? Heredity का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सा है. It is the transmission of characters from parents to progeny. जो भी characters हमारे parents में रहते हैं वो जब हम में यानी कि progeny, child में जब transfer होते हैं, जो दिखते हैं उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। एग्जाम्पल समझो कोई स्टूडेंट है एंड उसकी आई का कलर ब्राउन है विच इज़ सिमिलर टू फादर, सो इट इज़ एन हेरिडिटी, कलर ऑफ एन आई फ्रॉम फादर टू डॉटर। इनहेरिटेंस इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। मतलब हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस सेम नहीं है, पर अगर हमें हेरिडिटी को समझना है तो इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी जहाँ एक टर्म है वहाँ इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिससे हेरिडिटी दिखती है। देन वेरिएशन मीन्स डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स। रीजंस इसके हो सकते हैं म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन। अब वेरिएशन, डिग्रीज ऑफ डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स, ये ज़रूरी तो नहीं कि जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमें सेम टू सेम आएंगे, कुछ डिग्रीज ऑफ डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ममा का हेयर टेक्सचर स्ट्रेट है एंड डैड का कर्ली है, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपका या तो स्ट्रेट हो या कर्ली हो, इट कैन बी वेवी टू। So it is due to recombination of straight and curly hair texture. To know more further about this, let's take an example. Let's start with heredity. So you know the male chromosomes are X and Y and females X and X. Here you can see one grandparents and second grandparents. There is a couple, this and her, and they have a child of a one boy and another girl. So starting से देखते हैं, यहाँ पर मेल मीन्स फादर के पेरेंट्स के जो मेल फादर है उनके हेयर का कलर ग्रे है, बट मदर के हेयर का कलर ब्लैक है। एंड द फादर्स हेयर कलर, द जनरेशन 2, you can just say this is generation 1, this is generation 2 and generation 3. So generation 1 of father, gray hairs and black hairs, but father got black hairs, right? Because the X chromosome, obviously you know that कि हमें हर दोनों पेरेंट्स से एक X मिलता है एक Y मिलता है if it is a male, एंड अगर फीमेल है तो एक मदर से X क्रोमोसोम मिलेगा और एक फादर से X क्रोमोसोम मिलेगा, राइट? नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो X क्रोमोसोम मदर से मिला था एंड Y क्रोमोसोम फादर से मिला था, Y being recessive, it is not important that Y is recessive, but in this case we can see that Y was recessive. इसके लिए यहाँ पर grey hairs नहीं आए but black hairs आए because X chromosome from mother was dominant over the Y chromosome. So the black hairs, let's see the mother's generation 1. Here again the same, the grey colors hair and brown color hair. Again, but due to this कि यहाँ पर मदर है फीमेल है तो X एंड X क्रोमोसोम होंगे, एक X क्रोमोसोम फादर से मिला, एक X क्रोमोसोम मदर से मिला। जो फादर से X क्रोमोसोम मिला था वो डोमिनेंट नहीं था
कंपेयर टू मदर. सो मदर के एक्स क्रोमोसोम का डोमिनेंस यहाँ पर मदर विच इज जनरेशन 2, उनका हेयर का कलर ब्राउन आया. सो यू कैन both of this, like this side, you can see that dominance of X chromosome from mother does show up in generation 2. Now let's see in generation 3. Now this are the couples and they have one son and one daughter, but both of their child, their progeny of generation 3 have the brown color of hair. Why so? Because we are seeing कि यहाँ पर हमेशा X क्रोमोसोम जो मदर से मिलता है वो डोमिनेंस दिखा रहा है. तो वी कैन सी कि हेरिडिटी में अगेन ये वाला X क्रोमोसोम जो डॉटर को मिला, यही X क्रोमोसोम यहाँ पर सन को मिला. एंड Y क्रोमोसोम ऑलरेडी रेसेसिव था ही, बट अगेन वो Y क्रोमोसोम यहाँ पर सन को मिला. सो इट्स ऑब्वियस कि X क्रोमोसोम अपना डोमिनेंस दिखाएगा. That is the reason कि यहाँ पर brown color hair है. Now what about here? X chromosome मम्मा से मिला जो dominant था, and X chromosome again father से मिला. Now many of you will be asking कि यहाँ पर तो X chromosome dominant था ना. It's true that this was dominant over the Y chromosome, but it is not important that it will be dominant over this X chromosome. So it is not like actually ऐसा नहीं होता है कि उसमें ग्रे कलर का हेयर का जीन या ब्लैक कलर हेयर जीन प्रेजेंट नहीं होता है. इट इज़ प्रेजेंट बट it is actually recessive. It doesn't show the dominance over the existing chromosome. So again the X chromosome showing dominance from mother. Okay, dominance of X chromosome from mother with respect to boy means son of generation 3. And with respect to generation 3 daughter, it is same, showing dominance of X chromosome. This is heredity, transmission of characters from generation to generation. क्योंकि यहाँ पर brown color hair mother generation 2 से जो generation 1 से generation 2 में आया, generation 2 से generation 3 में आया. So transmission of characters from generation 1 generation 2 to generation 3. We can say from generation to generation, right? Now moving on with the next variation. Yeah, so variation, the difference in traits and characters in individuals of same species is called variation. This all are the human eye. Humans एक same species है, पर हम सेम स्पीशीज में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं, राइट? द आई शेप यू कैन सी द डिफरेंस. दिस इज अ डिफरेंट आई शेप एंड दिस इज अ डिफरेंट आई शेप. द कलर ऑफ दोज ऑल दिस इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट. सो इट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन वी लर्न फर्दर. नाउ वेरिएशन आर टू टाइप्स. देयर इज एन अक्वायर्ड और सोमैटिक एंड देयर इज एन इनहेरिटेड और गैमेटिक. अक्वायर्ड और सोमैटिक वो ट्रेट्स है जो हम आफ्टर बर्थ हर एक के इंडिविजुअल के चॉइसेस पे अडेप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से स्विमिंग, साइकिलिंग, ड्राइविंग एक्सेट्रा. एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हम में आते हैं फ्रॉम पेरेंट्स और फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल हाइट, हेयर टेक्सचर, हेयर कलर, स्किन कलर, eye color, etc. So acquired traits or somatic traits are such traits which are acquired after birth and dependent on one's own choice. These traits are neither inherited nor transmitted to next generation. For example, a driver who is great at driving, correct? So it's not important कि उनके जो progeny होंगे वो भी driving skills उनकी बहुत अच्छी होगी, great होगी. No, it is not important. They can learn, that's for sure. But it is not mandatory that these traits are going to be transmitted to next generation. That is inherited or gametic. As you can see, the inherited word. Inherit means हमने आगे भी पढ़ा था कि heredity transmission of characters from parents to progeny. और inheritance तो process ही है जिसके वजह से characters transmit होते हैं parents to progeny में. So such traits which are inherited during reproduction, these traits can be inherited and transmitted to next generation.
फॉर एग्जाम्पल हाइट, इफ़ अ कपल हैविंग चाइल्ड एंड उनकी हाइट लाइक मदर एंड फादर दोनों की हाइट अगर टॉल है, सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो प्रोजेनी होगी, जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसकी हाइट भी टॉल रहेगी. सो दैट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट. सो इज़ हेयर कलर, सो इज़ हेयर skin color and hair texture, eye color. There are a lot of examples like this. Next, it is a really important, which is cell. Cell is a structural, functional and a biological unit of living. हर चीज़, जैसे हर एक बिल्डिंग बेस के ऊपर बनती है एंड उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा सेल है. To know about cell, to know its function, to know the full structure, it's very important to learn cell if you want to learn biology. So it is a structural, functional and a biological unit of living. It contains our genetic information taken from our parents. The outer layer of a cell is called cell wall. The inner to it is some semi-liquidish material which is called cytoplasm. Then we have nucleus, which has our genetic information. The genetic material here, it is for eukaryotic. Eukaryotic means, let's say, example of human being, we are eukaryotic cells. So our genetic material is DNA. But some viruses or some prokaryotes have their genetic material as RNA. So this is a eukaryotic cell, which has the outer layer called cell wall. Inner to it, the cytoplasm. Inner to it, we have again a boundary of nucleus, and inner to the nucleus, we have genetic material, which is our DNA. Now, आपने नाम बहुत सुना होगा, DNA होता क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. बट DNA कहाँ से, DNA का ओरिजिन क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA. सो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट. हमने एक केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू किया. लिविंग टिश्यू कोई भी हो सकता है, लीफ, लिवर, यू कैन से अ टिश्यू ऑफ आवर स्टमक, एनीथिंग विच इज़ लिविंग. सो हमने एक लीफ, लेट्स से लिवर का एग्जांपल लेते हैं. हमने एक लिवर के टिश्यू को लिया, उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया. सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स ग्राइंडिंग. उसको पीस दिया. किसके साथ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, Cl3CCOOH. ट्राइक्लोरो एसिड के साथ हमने लीवर के टिश्यू को ग्राइंड कर दिया. ग्राइंड करने के बाद हमने एक बीकर लिया. बीकर के ऊपर हमने एक फिल्टर पेपर रखा. ठीक है, यहाँ हमने एक बीकर लिया, बीकर के ऊपर फिल्टर पेपर रखा. उस फिल्टर पेपर में से हमारा जो मिक्सचर था हमने उसे डाल दिया. तो जो नीचे आ गया, जो उसमें से छन गया, जो उसमें से फिल्टर हो गया, उसे हम ऑब्वियसली क्या कहेंगे? फिल्टरेट. जो बच गया उसे हम क्या कहेंगे? रेटेंटेट, क्योंकि वो बच गया है, रिटेन हो गया. राइट. नाउ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यू कैन सी द एसिटिक वर्ड, द एसिड वर्ड, राइट. इट इज एन एसिड. सो जो एसिड में सल्यूबल हो गए, जो सल्यूबल हो गए वो फिल्टर होंगे. करेक्ट. सो एसिड सल्यूबल को फिल्टरेट बोला जाता है. जो सल्यूबल नहीं हुए, जो बच गए मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर रह गए, तो वो रेटेंटेट हो गए. सो एसिड इनसल्यूबल इज कॉल्ड रेटेंटेट, एसिड सल्यूबल इज कॉल्ड फिल्टरेट. अब नाउ यू नो कि जिसका साइज बड़ा होगा वही ऊपर रहेगा, वही छन नहीं पाएगा, वही फिल्टर नहीं हो पाएगा. सो इन दोनों में से आपको किसका साइज बड़ा दिख रहा है? ऑब्वियसली रेटेंटेट का, क्योंकि वो ऊपर बच गया. सो मोर देन और इक्वल टू 10,000 डाल्टन इन साइज जो भी मॉलिक्यूल होता है वो रेटेंटेट में हम इसे काउंट करते हैं. इट इज़ एन स्टैंडर्ड यूनिट, इट इज़ अ स्टैंडर्ड साइज. देन 80 to 800 डाल्टन इन साइज, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं. अब यू कैन से कि माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा. तो माइक्रो कौन सा होगा इसमें से? एसिड इनसल्यूबल या एसिड सल्यूबल? एसिड सल्यूबल ऑफ कोर्स, क्योंकि वो छोटा था. सो एसिड सल्यूबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स. अब मैक्रो मीन्स बड़ा. बड़ा कौन था? ऑब्वियसली यू कैन सी द 10,000 डाल्टन इन साइज. सो एसिड इनसल्यूबल इज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. अब इसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं.
कि माइक्रोमोलिक्यूल्स जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स के। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। नाउ न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए एंड आरएनए। अगर हमने शुगर के एक मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली शुगर का एक मॉलिक्यूल ऐसे रिपीटेडली पॉलीमराइजेशन किया, पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, सो मैनी यूनिट्स ऑफ शुगर को आपने अगर जोड़ा तो पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे। सो ऑब्वियसली पॉलीसैकेराइड विल बी अ बिगर इन साइज कंपेयर टू शुगर, बिकॉज शुगर तो एक मोनोमर था, मोनो मीन्स वन, मर मीन्स यूनिट, सो मोनोमर्स ऑफ शुगर added repeatedly makes polysaccharide, so that process is called polymerization. Similarly amino acids and nucleotides, अगर आपने बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को एक साथ जोड़ा तो प्रोटीन्स बन जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा एक साथ तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स क्या, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है, बिकॉज उसी से हमारा डीएनए बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो what is nucleotides. Nucleic acid, it is the largest biomolecule, it's a monomer of nucleotide. जैसे हमने बोला कि न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अगर आप जोड़ दो तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। सो मोनोमर क्या हुआ न्यूक्लिक एसिड के रेफरेंस में, मोनोमर ऑफ, इट इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड अगेन मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। सो इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। तो हमें इतना पता है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बनता है। पर अब न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से। अब नाइट्रोजनस बेस किससे बनते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन से। सो जितना कॉम्प्लेक्स ये सुनने में आ रहा है उतना है नहीं। वी कैन से न्यूक्लियोसाइड is made up of 5-ring carbon chain. Let's say pentose sugar or you can say ribose sugar. Ribose sugar is a 5-ring carbon chain. ठीक है, अब 5 रिंग आप बोल रहे हो कि इसमें तो 4 दिख रहे हैं, नो, C1, C2, C3, C4 and this is a C5. You can say यहाँ पर C1 पे OH है, C2 पे भी OH है, C3 पे भी OH है, C4 पे भी OH है, एंड C4 पे एक्चुअली OH नहीं है क्योंकि CH2OH है, करेक्ट। सो C5H10O5, you can count here that all other molecules and numbers are correctly put. Then pentose sugar, जैसे हमने राइबोज लिया, राइबोज का एग्जाम्पल, प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो, प्यूरीन्स होते हैं एडेनाइन एंड ग्यूआनिन, पिरिमिडीन्स होता है थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या, जो प्यूरीन्स होते हैं हमारे वो डबल क्लोज्ड रिंग कार्बन चेन होते हैं, मीन्स डबल रिंग्स होते हैं और वो भी क्लोज्ड होते हैं। एंड पिरिमिडीन्स एक सिंगल, लाइक दिस इज़ अ सिंगल थिंग, ठीक है। अगर इसमें मैं सेम ऐसा एक क्लोज रिंग और बना दूँ तो वो डबल क्लोज रिंग हो जाएगा, बट यहाँ पे सिंगल क्लोज रिंग कार्बन चेन होता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू डिफ्रेंशिएट इज प्रेजेंस ऑफ यूरासिल। यूरासिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता एंड थाइमीन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। सो एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन विच इज इन डीएनए, नॉट इन आरएनए. So in RNA, adenine pairs with uracil, not thymine. And guanine and cytosine ये एक दूसरे से पेयर करते हैं. So अगर आप देखने जाओगे, इट इज़ नॉट लाइक कि प्यूरीन्स अपने अपने में बॉन्ड करेंगे, पिरिमिडीन्स अपने अपने में बॉन्ड करेंगे. नो, प्यूरीन्स पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड करेंगे एंड लाइक एडेनाइन बॉन्ड्स विथ थाइमीन, गुआनिन बॉन्ड्स विथ साइटोसिन इन DNA, नॉट इन RNA. ये बात आप एक नोट करके लिख लो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन DNA, एज यू नो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. अभी हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स
प्लस फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड्स किससे बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं 5 रिंग कार्बन चेन प्लस नाइट्रोजनस बेसिस से। नाइट्रोजनस बेसिस बनते हैं प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन से। बट व्हाट इज डीऑक्सी? राइबोस शुगर तो आप समझ गए, बट व्हाट इज डीऑक्सी? डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन को निकाला गया है। डी मीन्स निकाला, किसको निकाला? ऑक्सीजन को निकाला। सो ऑक्सीजन को राइबोस न्यूक्लिक एसिड में से निकाला गया। अब हमें दिख रहा है कि हम कहाँ से निकाल पाएंगे, यहाँ से ही निकाल पाएंगे। सो डीऑक्सी जो सेकेंड कार्बन है, वहाँ का ये जो OH है, दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम निकाल देते हैं। OH के जगह सिर्फ H बचता है एंड ये O को निकालने पर हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। पर मैंने यहाँ पर जान के नहीं बनाया बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज अ राइबोस शुगर लुक लाइक, करेक्ट? And human double-stranded DNA, it is 3.3 into 10 raised to 9 base pairs for an haploid cell. Just write it. I will explain it later in the video, but just write this. Length of DNA होता है 2.2 मीटर। DNA किससे बनता है? Made up of nitrogenous bases except uracil. See, it is a very important point to write, except uracil. Now, this is actually how a DNA looks like. Let's zoom it a bit. ज़्यादा हो गया। So this is actually the real image of DNA, how a DNA looks like. You can see this is the molecule of adenine, this is a molecule of thymine. Now adenine was what? Purine or pyrimidine? It was purine. And thymine pyrimidine था कि purine था? देख लो आप, यहाँ पे था pyrimidine. So thymine pyrimidine है, adenine purine है। अब adenine thymine के साथ 2 H bonds बनाता है, 2 H bond से जुड़ा हुआ होता है। This is a molecule of, you can see here, guanine and this is cytosine. मैंने पता है आपको यहाँ पे बोला था कि it is a single closed ring carbon chain and purines are double closed ring carbon chain. You can see this here. This is a double closed ring. Adenine is purine ना, purine is double closed ring carbon chain. ये 2 rings है और दोनों closed है and this is a carbon chain. Whereas thymine जो pyrimidine था वो सिंगल क्लोज्ड रिंग कार्बन चेन है, सिंगल रिंग है और वो क्लोज्ड है, करेक्ट? वैसे ही साइटोसिन सिंगल है एंड गुआनिन डबल है। बट द डिफरेंस बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन बॉन्ड्स इज कि एडेनाइन एंड थाइमीन 2 H बॉन्ड से बॉन्ड करते हैं, whereas guanine and cytosine bonds with 3 hydrogen carbon. Means the bonding between those two, adenine, thymine, guanine, cytosine, you say ATGC का डिफरेंस यही है, 2 H bonds and 3 H bonds. Now हमें जब हम DNA को नॉर्मली दिखते हैं तो हमें DNA ऐसा दिखता है कि 2 यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल carbon like, it is not a carbon ring but you can say it is a ribbon like a structure. It is coiled in a helix form. But this blue, this is blue and this is pink, means guanine and cytosine are bond with each other. पर ये कैसे बॉन्ड है? 3 हाइड्रोजन से। यहाँ पे एडेनिन और थाइमीन किससे बॉन्ड है? 2 H बॉन्ड से। Now इसका जो बैकबोन है, the yellow color you can see the phosphate backbone. Actually it is like this, phosphate. This is the phosphate backbone, right? ये phosphate backbone एडेनाइन से भी जुड़ा हुआ होता है, मीन्स यहाँ के प्यूरीन से भी एंड यहाँ के पिरिमिडीन से भी, एंड दिस मेक्स द DNA मोर स्टेबल इन नेचर। बिकॉज अगर फॉस्फेट नहीं रहेगा, अगर ये येलो लाइन नहीं रहेगी, सो डोंट यू थिंक कि ये सारे एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ये इनका कोई सपोर्टर ही नहीं रहेगा. दिस विल बी इन जस्ट एयर, राइट? दिस इज अ मॉडल which was given by Watson and Crick.
अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये एक जो रिबन है, दिस इज, यू कैन सी द हेलिकल फॉर्म में है ना, राइट। इसका जो पोलैरिटी है, इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड उसके सामने हमेशा उल्टा रहेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। वाई द एंटी पैरेलल नेचर क्यों है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट एंटी पैरेलल नेचर है। जब हम ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, तब इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द एंटी पैरेललिटी, द कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ डीएनए। बट हियर लेट्स सी, सो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, ये 2 बेसेस है, नाइट्रोजनस बेसेस है ना, एंड दिस दे आर इन द पेयर फॉर्म, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस and distance between this is equal to 3.4 nanometer upon 10 base pairs. It is 0.34. अब क्यों 10 बेस पेयर्स से हमने डिवाइड किया, क्योंकि एक टर्न में, यहाँ रिबन के एक टर्न में 10 बेस पेयर्स आते हैं। 10 बेस पेयर्स मतलब 20 बेसेस हुए, बिकॉज दे आर इन बेस पेयर्स लाइक पेयर फॉर्म, राइट। दिस 1 हेलिकल टर्न मीन्स 360 डिग्री। इसका जो पिच है वो 34 एंगस्ट्रॉम्स का है। जो विद है, दिस द विद, यू कैन से दिस हियर, इट इज 20 एंगस्ट्रॉम। लेंथ इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर, यू कैन से। हर टर्न में, हर डीएनए के एक टर्न में 10 लेयर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, मीन्स 20 बेसेस होता है। सो अगर हमें 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस जानना है, सो वील बी डायरेक्टली इसका जो लेंथ है अपॉन जितने भी बेसेस होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। एक शागाफ साइंटिस्ट थे, शागाफ ने एक रूल दिया था विच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटारिटी। मीन्स A bonds with T, adenine bonds with thymine, guanine bonds with cytosine. How? By 2 hydrogen bonds and 3 hydrogen bonds. Means 2.2 मीटर का जो हमारा DNA था, it is not important. The most important thing is the segment where it codes for some information, which is called gene. So it is a segment of DNA which codes for some information. 2% of DNA is a functional and called as unit of inheritance. Means जो DNA है पूरा, उसका 2% ही जीन्स है, और उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज उसी से हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे। मीन्स वो कोई ना कोई तो जेनेटिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसके लिए कोड कर रहा है, राइट। And 98% of the rest DNA is called junk DNA or chunk DNA. It doesn't codes for any information, right? Now gene, अगर आप बोलोगे genes बने किससे, तो chemically तो वो DNA से बने, क्योंकि DNA का एक segment ही है। So chemically gene is made up of DNA, correct? Now what is genes? We'll learn more further. जैसे ये समझो, ये पूरा DNA है, एक डीएनए का स्ट्रैंड है, बट एक सेगमेंट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन, जो स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट है। एंड ये ऐसा क्या करेगा, जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोला है इसको, मीन्स ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, इट मेक्स प्रोटीन, नो प्रॉब्लम। सो जीन इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स, इट इज अ स्ट्रक्चरल जीन एंड अ रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन में लैकोपेरॉन एंड वो सब पार्ट्स आते हैं विच विल लर्न इन हायर क्लासेस. But now the structural gene part. Structural gene is further divided into 2 parts, which is split gene and non-split genes. Split gene में means eukaryotes you can say, example human beings, and non-split gene means prokaryotes or viruses, जिसमें कोई splitting नहीं आती. Now what is splitting? समझो ये एक जीन है, हमने एक DNA लिया या जो मेन हमारा जीन था वो लिया, एंड जितना भी जीन का पार्ट था, द ग्रीन पार्ट यू कैन सी हियर, ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट था. इट इज कॉल्ड एक्सॉन. एक्सॉन इन द नेम यू कैन से EX, एक्सॉन. एक्सॉन मीन्स एक्सप्रेसिव पार्ट, मीन्स ये जो पार्ट है ये पूरा एक्सप्रेस होना इंपॉर्टेंट है. इट इज द टोटल पार्ट ऑफ दैट जीन ऑफ अ पर्टिकुलर, this part, the segment, is important because it will code for some information, right? Whereas the split
स्प्लिट जीन मीन्स ये एक पार्ट है, सेगमेंट है, एंड कुछ पार्ट द ग्रीन दिस एंड दिस इज द एम्प्टी पार्ट, राइट। ये तो एक्सॉन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोड होना हमारे लिए ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑब्वियसली दिस द एम्प्टी पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। अगेन दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, दिस पार्ट इज नॉट। सो ये जो गैप्स है हम इसे इंट्रॉन बोलते हैं। नाउ इंट्रॉन IN मीन्स इनएक्टिव, इसका कोई यूज नहीं है, सो इट इज एन इनएक्टिव पार्ट ऑफ व्हाट जीन। एक्सॉन इट इज एन एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ जीन। सो स्प्लिट जीन किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल मीन्स ह्यूमन। एंड व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? योर नॉन स्प्लिट जीन प्रोकैरियोट्स में होता है, जहाँ पर इंट्रॉन्स नहीं होते। सो इंट्रॉन्स को निकालने के लिए एक अगेन अ डिफरेंट प्रोसेस विच विल लर्न इन ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर स्प्लाइसोसोम्स आते हैं एंड इंट्रॉन्स को हटा देते हैं, एंड पूरा जो जैसे ये दिख रहा है ना आपको, वैसे एक पूरा सेगमेंट बनाते हैं जो एक्सॉन का ही बना हुआ हो, जो एक्सप्रेसिव पार्ट को ही कोड करे। नाउ वी लर्न अबाउट alleles. Alleles are two contrasting traits of a same gene which are called as alleles. Means, okay, पहले मैं ये पूरा explain कर देती हूँ, पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद I'll explain. Pea plant had some contrasting form of a same gene. आपने सबने genetics, if we talk about genetics, आपने जॉहन ग्रेगर मेंडल के बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया था। सो उन्होंने पी प्लांट जो था उसके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म निकाले थे, डिफरेंट टॉल, ड्वार्फ, वायलेट, वाइट कलर। सो going further into chapter, it is important for all of you to know the history of genetics. Johann Gregor Mendel is known as the father of genetics. He was born on 22nd of July 1822 and passed away on 6th of Jan 1884. From 1856 to 63, he conducted his experiment on Pisum sativum, which is commonly known as garden pea. बहुत लंबे समय तक इनका जो पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट था वो अननोन था, अनरिकॉग्नाइज था। बट ड्यूरिंग 1900 तीन साइंटिस्ट ने इनका काम फिर से पढ़ा। ऑब्वियसली 1900 में तब तक ही वॉज पास्ड अवे ऑलरेडी, बट 1900 में ह्यूगो दे व्राइस, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन तेशरमार्क ने रीडिस्कवर किया। पहले उन्होंने पढ़ा कि मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने वापस रीडिस्कवर किया मेंडल का वर्क इन अ जर्नल कॉल्ड फ्लोरा। ओके, मेंडल ने क्या काम किया था? मेंडल ने एक पाइसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कुछ कैरेक्टर्स हमें दिखे, जैसे कि सीड शेप, seed color, flower color, pod shape, stem height, flower position. These are the characteristics. But हर characteristics के दो different traits हैं, जैसे कि stem height कुछ plants का था tall and कुछ plants का था dwarf. जो dominant था वो tall था, जो recessive था वो dwarf था. Seed shape, जो dominant था वो round था, जो recessive था वो wrinkled था. Same seed color, same flower color. So this 7 characters had 14 traits. Obviously, because दो traits है ना हमारे पास, one dominant, another one recessive. Now the difference, the main motive of these two contrasting traits are alleles. Alleles are two contrasting traits of same gene. मीन्स एक जीन के, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सीड शेप एक कैरेक्टर है ना, इसका जो जीन होगा, इसके जो क्रोमोसोम पे इसका जो जीन होगा वो सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इस एक कैरेक्टर्स के दो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, करेक्ट।
So two contrasting traits of same gene are called alleles. Pea plant had some contrasting form of a same gene. For example, हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ट्री था, ठीक है, बहुत पहले एक ट्री था एंड उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो था कि वो ट्री प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन क्या रिस्पॉन्सिबल करता है उसके टॉलनेस के लिए. सो पहले के जितने भी वो स्पीशीज़ के ट्री थे वो सारे टॉल थे क्योंकि वो लोग एक प्रोटीन बनाते थे जो रिस्पॉन्सिबल था टॉलनेस के लिए. बट आफ्टर इवोल्यूशन वो सेम प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ म्यूटेशन हुआ कि अब वो प्रोटीन ही कोड नहीं करते, वो प्रोटीन ही नहीं बनाते जो रिस्पॉन्सिबल था हाइट मीन्स टॉलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था. दे डू नॉट मेक दोज प्रोटीन्स. नाउ ऑल दोज द सेम स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स आर smaller in size because they do not make those protein which were responsible for the tallness. So आप ये देख रहे हो जो OG हम बोलते हैं ओरिजिनल जीन जो थी वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी क्योंकि वो प्रोटीन कोड करती थी. पर आफ्टर इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन means you have seen here, right, the variation we said कि due to mutation in variation we saw कि due to mutation और recombination कुछ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस आ सकता है, करेक्ट. सो यहाँ पर जो डिफरेंस था, फर्स्ट ओरिजिनल जीन के क्या ट्रेट्स थे कि वो वाइल्ड और डोमिनेंट था क्योंकि वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था. सेकेंड जो मॉडिफाइड एंड रेसेसिव था वो मॉडिफाइड जीन हुआ बट आफ्टर व्हाट, आफ्टर इवोल्यूशन. कि एवोल्यूशन हुआ, कुछ तो म्यूटेशन हुआ है कि वो अब प्रोटीन ही नहीं बनाता जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था. सो इट्स मॉडिफाइड एंड रेसेसिव विच वॉज गिवन बाय मेंडल्स गार्डन पी. जो मेंडल का टेबल था गार्डन पी पे, उसने भी यही बोला था कि सीड शेप जो डोमिनेंट थे वो राउंड सीड शेप देते थे, जो रेसेसिव थे वो रिंकल देते थे. पॉड शेप जो डोमिनेंट थे वो इन्फ्लेटेड होते थे वेयरएज जो रेसेसिव थे वो कंस्ट्रक्टेड होते थे. नाउ दिस आर द 7 कैरेक्टर्स एंड 14 traits. इट्स important to learn all of this. So now we learn about genotype and phenotype. Genotype is a genetic makeup of a specific set of gene. For every trait there is a genotype. Example, brown color of an eye has genotype small bb. Phenotype is a physical makeup of a characteristics of an organism. Depending upon genotype, people expresses a certain phenotype. Example, brown color of an eye. Simply, if I meant to explain you, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसकी आंखें ब्राउन कलर की है. You can see it, right? Physically you can see this. सो फिनोटाइप यही होता है कि जो भी फिजिकली हम देख पाते हैं कि ब्राउन कलर की आंखें हैं उसे हम कहते हैं फिनोटाइप. पर ब्राउन कलर की आंखें हैं उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल थी. हमने जो पढ़ा ना कि जीन्स है, जीन कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कोड करते हैं. सो जो जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल थी कलर ऑफ एन आई के लिए उसमें था this is called as genotype which is small bb was responsible. So b here denotes for brown color of an eye. ये small में क्यों लिखा है ऐसे ही नहीं, इसका मीनिंग है कि जो b small हम अगर लोअर केस में लिखते हैं मीन्स इट इज एन रेसेसिव, और अगर यही मैंने कैपिटल b लिखा होता मीन्स इट वाज अ डोमिनेंट. सो हियर इट वाज अ रेसेसिव genotype. Now, brown color of an eye, phenotype, you can see this, right? Depending upon genotype, people expresses a certain phenotype. Means, अगर ये genotype, अगर ये BB नहीं होता तो ये brown color of an eye नहीं होता, इसका कलर कुछ और हो जाता. या अगर ये कैपिटल BB होता तो मे बी ब्लैक हो जाता, करेक्ट. बट ब्राउन है बिकॉज जीनोटाइप ये एक्सप्रेस हुआ है. So genotype is a genetic makeup whereas phenotype is a physical makeup. Easy. Now homozygous and heterozygous.
अगर आपने अभी तक देखा होगा, हमारा जो गोल था, 1 सेकेंड, हमारा जो गोल था, हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, जीन्स के बारे में पढ़ा, हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, वेरिएशन के बारे में पढ़ा, इनहेरिटेंस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, अलील्स भी हमने पढ़े। नाउ वील कैरेक्टर्स पढ़े, ट्रेट्स पढ़े। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रोमोसोम, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट होमोजाइगस, नो, लेट्स लर्न अबाउट क्रोमोसोम्स फर्स्ट। नाउ आपने प्रायर 9th 8th 9th में आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, या अगर आपको नहीं, इतना बेसिक तो आपको मालूम होगा कि ये हमारा सेल है। हमने आगे पढ़ा था, दिस इज अ सेल वॉल, देन साइटोप्लाज्म, देन द न्यूक्लियस एंड द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारा जो डीएनए, वी नो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, सिंपली वी नो दिस। बट डीएनए भी जब रेस्टिंग फेज में होता है, आप देख रहे हैं रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज में कुछ धागेदार जैसे फॉर्म में रहता है। इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये डिवाइड, अब ये बोलता है चलो भाई आज मुझे डिवाइड होना है, तो ठीक है, आज डिवीजन हुआ इसका। डिवीजन में ये 4 फेजेस है। G1 means, so we learn about chromosomes. This is a nucleus, sorry, this is a cell, I'm so sorry. This is a cell, and yeah, this is an outer layer of cell called cell wall. This is inner to it, cytoplasm. Then the light blue part is nucleus, and inner to this is genetic material. हमने ये बोला था कि जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए, यूकैरियोटिक्स की बात करें तो डीएनए है। पर डीएनए क्या इतने इजीली बन जाता है? नहीं बन सकता है, राइट। एंड आपने डीएनए का साइज आपने 2.2 मीटर्स देखा था, बट हमारे सेल का साइज, हमारे न्यूक्लियस का साइज उतना होता ही नहीं है। सो हाउ दिस सच अ बिग लेंथ ऑफ लाइक 2.2 मीटर, ये कैसे बनता है, ये कैसे फॉर्म में होता है? क्या ये ऑलरेडी पूरा क्रोमोसोम फॉर्म में होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो रेस्टिंग फेज में ये कुछ धागेदार फॉर्म में बस यहाँ पे ऐसे रहता है। फिर ये बोलता है चलो आज मुझे डिवाइड होना है। जब ये धागेदार फॉर्म में रहता है इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल एज क्रोमैटिन। ओके, इट्स नॉट like chromosome, no, we cannot say this chromosome, this is a chromatins. फिर ये बोलता है कि चलो मुझे डिवाइड होना है, डिवीजन करते हैं हम। सो डिवीजन में इट इज एक्चुअली दिस 4 phases, G1 growth 1, S synthetic phase and G2 and M phase. S phase में, सिंथेटिक फेज में एक्चुअली क्रोमैटिन्स पूरी तरीके से क्रोमोसोम्स नहीं बनते, अभी तक सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट होता है। सो ये एक क्रोमैटिन है, ये डीएनए जब डुप्लीकेट होता है तो ये ऐसे 2 बन जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। वी नो दैट अ चाइल्ड गेट्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड फादर, सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। एक अगर हैप्लॉइड की बात करें सो ओनली N विच इज 23, बट डिप्लॉइड सेल की बात करें विच इज 2N मीन्स 23 + 23 chromosomes. So it is made up of this, it looks like this. अगर हम इसमें 2N की बात करें तो सेम ऐसा ही एक और होगा. So it is a pair of chromosome. So homozygous and heterozygous. Homozygous is the presence of 2 copies of same allele which codes for a particular trait. This have either dominant or recessive allele pair. Self-breeding produces same trait over generation. Produce only a single type of gamete. It do not show hybrid. Homozygous dominant and homozygous recessive are the 2 types. So homozygous मतलब क्या? Homozygous means this is a pair. It is actually not a pair now, but yeah, it will be in आगे जब हम बढ़ते हैं phases में, so this it will be a pair. अब ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है, it is small b and this is also small b. It is ये दोनों सेम दिख रहे हैं हमें. सेम मतलब घर का, घर के आप एक ही घर के हो तो आप सेम दिखोगे. सेम सेम होमो, सेम सेम होमो, ठीक है. So this looks same means it is a same alleles.
टू कॉपीज ऑफ सेम अलील, ये दोनों कॉपी एक दूसरे की, ठीक है, सेम दिख रहे, राइट। सो टू कॉपीज ऑफ सेम अलील विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कलर ऑफ एन आई, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्राउन, ठीक है। सो ये जो स्मॉल बी बी है, दिस इट कोड्स फॉर लेट्स से ब्लू कलर ऑफ एन आई, ठीक है। नाउ इट ईदर हैव डोमिनेंट और रेसेसिव अलील पेयर, मतलब या तो ये सिर्फ स्मॉल बी रहेगा ब्लू, या तो ये सिर्फ कैपिटल बी रहेगा डोमिनेंट जो ब्राउन कलर रहता है। अगर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव आ जाए तो आपको दिख रहा है भले ये ब्राउन कलर ऑफ एन आए, बट यहाँ पे जीनोटाइप तो चेंज हो गया ना, ये कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया, वेयर इज हमारा होना क्या चाहिए था स्मॉल बी, बट दिस इज जीनोटिपिकली इट इज नॉट होमोजाइगस, इट इज हेटेरोजाइगस। सेल्फ ब्रीडिंग प्रोड्यूसेस सेम ट्रेट ओवर जनरेशन, अगर आप सेल्फ ब्रीडिंग कराते रहो कंटिन्यूसली तो सेम जनरेशन बार बार प्रोड्यूस होते रहेंगे, ठीक है। मीन्स दिस इज नॉट लाइक सेल्फ ब्रीडिंग। अगर स्मॉल बी को वापस आप ब्रीड कराओ तो वापस क्या बनेगा, स्मॉल बी 4, फिर से स्मॉल बी कैपिटल बी, तो वापस क्या बनेंगे, सारे कैपिटल बी ही बनेंगे ना। सो अगर होमोजाइगस का आप सेल्फ ब्रीडिंग करा देते हो, सेल्फ, तो वो सिंगल टाइप सेल्फ ब्रीडिंग प्रोड्यूसेस सेम ट्रेट ओवर जनरेशन। इट प्रोड्यूसेस ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ गैमीट, ये एक सिंगल टाइप ऑफ गैमीट ही प्रोड्यूस करता है। इसमें हाइब्रिड्स आपको नहीं दिखेंगे, मतलब आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ब्लू प्लस ब्राउन कुछ अलग शेड, नहीं, इसमें हाइब्रिड नहीं होगा, इसमें या तो ब्लू ही रहेगा या तो ब्राउन ही रहेगा। एंड मीन्स ट्रू, it is actually a true breeds, capital B, small b. Now here we learn about heterozygous. Heterozygous is the presence of two different copies of alleles of a particular gene. मतलब heterozygous is the presence of two different है, चलो इतना मतलब समझ में आ गया, दो different है, क्या है, copies of allele है, ठीक है, of a particular gene. मीन्स ये जो है ये एक जीन कलर ऑफ एन आई हमने एग्जाम्पल लिया था, उस जीन के लिए कोड कर रही है, पर ये दोनों कॉपीज डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पे पिंक कलर दिख रहा है, मीन्स ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है। सो ये डिफरेंट हुए, क्या डिफरेंट हुए, कॉपीज ऑफ अलील, किसके अलील्स, एक पर्टिकुलर जीन के, बट दो डिफरेंट अलील्स हुए। अब इसमें एक डोमिनेंट भी है, एक रेसेसिव भी है, ये कैपिटल बी डोमिनेंट हुआ, ये स्मॉल बी रेसेसिव हुआ। सो हैव बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील्स, कैपिटल बी स्मॉल बी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी। इट इज नॉट होमोजाइगस, इट इज हेटेरोजाइगस, इट इज नॉट होमोजाइगस, इट इज हेटेरोजाइगस। भले ही आपको यहाँ पर ब्राउन कलर ऑफ एन आई दिखे, बट जीनोटिपिकली इट इज नॉट होमोजाइगस, क्योंकि होमोजाइगस होता तो स्मॉल बी आता, राइट, but it is heterozygous. Self breeding produces a combination of different traits. अगर आप इनकी सेल्फ ब्रीडिंग कराओ तो और आपको कॉम्बिनेशन दिखेंगे, मे बी डिफरेंट शेड्स दिख सकते हैं, कुछ तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको दिखते रहेंगे। इट प्रोड्यूसेस बोथ टाइप ऑफ गैमेट, यहाँ पे दोनों टाइप के गैमेट्स बनाते हैं ये लोग, कैपिटल बी स्मॉल बी भी बनाते हैं, डोमिनेंट कैपिटल बी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है। So produce both types of gamete with dominant and recessive traits. It can show hybrid, of course, different shades हो सकते हैं। So यहाँ पर 3 possibility है, एक है complete dominance, जैसे कि ये ये कैपिटल बी ये completely dominant है। Incomplete dominance, this कैपिटल बी स्मॉल बी भले ही dominant है, ब्राउन कलर आए, बट इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट हुआ, ये इनकम्प्लीट हुआ, स्मॉल बी भी आ गया। कोडोमिनेंस आर द 3 टाइप्स। कोडोमिनेंस you will learn in further classes, but there is a possibility of codominance. So, इसके साथ ही मेरा ये जो बेसिक कंसेप्ट्स का वीडियो है ख़त्म होता है। अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें।
ओके, आई होप आप सभी को ये वीडियो यूजफुल लगे, पसंद आया है। यू कैन स्पीक लाइक दैट। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ इसी स्लाइड के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। एंड आई होप आप सभी को मेरा ये लेसन पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू। Okay. So complete dominance, incomplete dominance, and codominance are the 3 types. So with this, we have completed our today's goal to learn about the basic concepts. You can see this here. We have learned about DNA, genes, heredity, variation, inheritance, genotype, phenotype, traits, characters, heterozygous, homozygous, chromosomes, and alleles. So today we have completed our goal and thank you. If you like this video, आप अपने views ज़रूर share कीजिए. I know no one is perfect. अगर आपको कुछ सही लगा, आपको कुछ doubt हो तो please comment section में बताइएगा. And how you like the video, I hope you all like it. And please do share and love you. Have a great day. Bye.